नमस्कार, 15 शहर 15 रिपोर्टर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। आज दिन भर की उन तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं जो अब तक की सुर्खियों में रहीं। शुरुआत करते हैं सीएम कमलनाथ के दावोस दौरे से। मुख्यमंत्री कमलनाथ आज से 8 दिन के दौरे पर दावोस चले गए हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल होंगे कमलनाथ। बैठक के दौरान अलग अलग देशों के उद्योगपतियों से राज्य में निवेश को लेकर कमलनाथ की बैठक होगी। कमलनाथ जो लोग राज्य में निवेश करेंगे उनको क्या सुविधाएं राज्य सरकार दे रही है, इसके बारे में भी विशेष रूप से जानकारी देंगे। और जो कंपनियां राज्य में यूनिट लगाएंगी यानी अपनी फैक्ट्री लगाएंगी, उसको अतिरिक्त छूट पर भी विस्तार से जानकारी देंगे कमलनाथ। निर्भया के आरोपियों को फांसी दिए जाने को लेकर भले ही देश भर में सियासत मची हो, लेकिन मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की दुष्कर्म पीड़िता को सरकार आर्थिक मदद देगी। सरकार ने जो नई व्यवस्था लागू की है उसके तहत पीड़िता को 1 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की मौत होने पर उसके परिजनों को 5 लाख रुपए तक की मदद देगी। इसके अलावा पीड़िता के पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी, यानी कि कॉलेज से लेकर पीजी तक की परीक्षा तक में सरकार पूरा खर्च देगी। इसके अलावा सरकार ने नई व्यवस्था में इसको भी लागू किया है कि पीड़िता के मामले में थाने में एफआईआर दर्ज होते ही उसे 25% राशि का भुगतान तत्काल कर दिया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि दुष्कर्म जैसे मामलों को लेकर पीड़िता को न्याय तत्काल दिया जाए और यदि मुआवजे की मांग हो तो उसे भी पूरा किया जाए। लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है और आज इसी कड़ी में भोपाल में तीसरा संजीवनी अस्पताल खोला गया है, जिसका उद्घाटन आज मंत्री पीसी शर्मा ने किया है। ये उन्हीं का क्षेत्र है और वो इस क्षेत्र के विधायक हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ उद्घाटन किया है। और जनता को स्वास्थ्य का अधिकार मिल सके इसके लिए नया बसेरा वार्ड क्रमांक 27 में ये उद्घाटन किया गया है। लोगों को संजीवनी क्लिनिक एक संजीवनी के तौर पर दे रही है सरकार। उनका मानना है कि संजीवनी बूटी जिस तरह से जीवन रक्षक थी, उसी तरह संजीवनी क्लिनिक भी लोगों की जनता के प्रदेश की जनता के लिए कहीं ना कहीं एक जीवन वर्धक है। और इसी क्रम में आप यहाँ देख सकते हैं कि दवाएं भी हैं और ये 120 तरह की दवाएं हैं जो आज यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है उसके तहत रखी गई हैं। साथ ही साथ जो यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा उस काम को करने के लिए टैब भी दिए गए हैं, नोटपैड दिए गए हैं। इसी पर रजिस्ट्रेशन होगा, जनता को इसी से दवाएं भी मिलेंगी, उसकी पूरी एंट्री इस टैब पर होगी। और साथ ही साथ हम आपको दिखाएं कि ये एक आदर्श क्लिनिक बताया जा रहा है। जल्द ही सरकार का दावा है कि जिस तरीके का संजीवनी क्लिनिक अभी तक खुले हैं, ये तीसरा संजीवनी क्लिनिक है भोपाल का और जल्द ही यहाँ पर डेंटल सुविधाएं भी शुरू करने की प्लानिंग कर रही है सरकार। हम इस वक्त लैब मतलब पैथोलॉजी लैब है वहाँ पर हैं और इस पैथोलॉजी में 68 तरह के जांच हो सकेंगे। लोगों को, प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं एक राहत भरा एहसास ज़रूर हुआ है। और ख़ास बात यह है कि रविवार के दिन भी ये खुला रहेगा, जिससे छुट्टी वाले दिन भी लोग आ करके अपना उपचार करा सकते हैं। इसकी जगह सोमवार को छुट्टी मिलेगी, यानी कि डॉक्टरों को भी कहीं ना कहीं छुट्टी मिलने से राहत ज़रूर मिलेगी। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को धमकी भरा खत लिखने वाले शख्स को MPATS ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से इस युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। 13 जनवरी को भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उनके कार्यालय में एक खत मिला। ये खत उर्दू में लिखा हुआ था, साथ में इस खत के केमिकल भी था, जिसकी सूचना साध्वी ने पास ही के कमलानगर थाने को दी। इसकी जांच कराने के बाद जब पुलिस अधिकारियों ने इस खत को देखा तो उसमें उर्दू से धमकी लिखी हुई थी और साथ ही केमिकल भी मिला हुआ था। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। उसके बाद MPATS इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। हालांकि MPATS के हाथ एक युवक लगा है जिसे पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ इलाके का बताया जा रहा है और धने गांव का रहने वाला है, जिसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इसने साध्वी को जो खत लिखा था उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। MPATS ने इस युवक को नांदेड़ के धने गाँव से गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इसने उर्दू में लिखा हुआ खत किसके कहने पर लिखा था और किस संगठन से इसके ताल्लुकात हैं।
छात्र छात्राओं के मन से परीक्षा के डर को अब भगाने के लिए अब तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं और ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं। यानी परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं के मन में क्या सवाल हैं, उन सवालों का जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और बच्चों ने एक एग्जाम जो है ऑनलाइन एग्जाम दिया था जिसमें एक आर्टिकल लिखा था, उसके बाद जो प्रदेश भर से 50 बच्चे चयनित किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों ने भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बच्चे सवाल पूछने हैं उसको लेकर उन्होंने जोरदार तैयारियां भी की हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे दिल्ली रवाना होने वाले हैं, लेकिन दिल्ली रवाना होने से पहले बच्चे बेहद उत्साहित भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें सवाल पूछने का मौका मिल रहा है, वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आप बताइए कि किस तरह का सवाल आपने तैयार किया है और कितना एक्साइटमेंट है आपको सवाल पूछने को लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए जो सब जा रहे हैं। और मेरा सवाल ये है कि जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं ये इंसान की मेमोराइजिंग पावर जानने के लिए होते हैं या वो कितने अच्छे से नॉलेज गेन कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगी जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है इसमें अभी आपने सवाल पूछा था आप क्या चेंजेस चाहते हैं, तो एज अ स्टूडेंट मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ इस टाइप से हो कि उसमें करप्शन की कोई जगह नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस करप्शन से हम स्टूडेंट सफ़र करते हैं। तो मेरा सवाल मोदी जी से ये रहेगा कि वो ऐसी क्या स्टेप्स, क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं कि हमारे स्पेशली एजुकेशन सिस्टम में करप्शन बिल्कुल पूरी तरीके से हट जाए। जो सारे बच्चे हैं दिल्ली रवाना हो रहे हैं और यहाँ पर बच्चे बिल्कुल भी नर्वस नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने को लेकर। और बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जिसमें उनको आंसर भी इस तरीके से देने होंगे क्योंकि ये आजकल के बच्चे हैं जो कि डरते नहीं हैं बल्कि चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हैं और जिंदगी में बहुत कुछ कर गुजरने की ये जो चाहत भी रखते हैं। तो इन सारे बच्चों के सवालों का जवाब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना होगा क्योंकि बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने सवालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछने के लिए तैयार किया हुआ है। अपने घर में परिजनों के साथ सो रही 1.5 साल की मासूम बच्ची को अचानक कोई आरोपी घर से उठाकर ले गया और ठीक मेरे पीछे आप देखिए कि आखिर किस जगह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अतिक्रमण के दायरे में ये घर था और इस बीच जो कार्रवाई थी वो यहाँ पर हुई थी और जो टूटा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ पर ईंट लगे हैं वहीं से ही आरोपी जो है बच्ची को उठाकर ले गया। और बेहद हैरत कर देने वाला ये पूरा मामला है। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन का बल है वो मौके पर यहाँ पर मौजूद है। खुद जो थाना प्रभारी महोदय है वो भी यहाँ पर आई हुई है। उनसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। मैम लगातार आप यहाँ पर खोजबीन कर रहे हैं, किस प्रकार से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्या वाकया है? एक्चुअली में ये कल 2:40 पे बच्ची की माँ जगी थी, उसमें बच्ची थी। उसके बाद करीब 3 बजे वो सो गई है। सुबह 8 बजे जब वो उठी है तो बच्ची वहाँ पे नहीं थी। जब आसपास कॉलोनी में तलाश की, एक्चुअली में बच्ची काफ़ी चंचल थी और प्यारी बच्ची थी तो लोग उसको काफ़ी खिलाते थे, तो इन लोगों ने आसपास में तलाश की पर कोई नहीं मिली। तो फिर पुलिस में इनके द्वारा रिपोर्ट किया गया। यहाँ पे देख रहे हैं वो ईंट निकाली गई है, वहाँ से गया है व्यक्ति और ये फिर ये इधर गेट लगा हुआ है यहाँ से निकला है। अपन तलाश कर रहे हैं जितने एफर्ट्स हैं, पहाड़ी एरिया यहाँ सब जगह तलाश कर लिए। उसके अलावा साइबर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको तथ्य मिल रहे हैं उस पर हम जांच कर रहे हैं। टेक्निकल जांच जितनी हो रही, डॉग भी आया था, डॉग के द्वारा पर डॉग मूव नहीं कर पाया, आई थिंक बारिश हुई थी उसके कारण। और अपने को जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं सभी। किसी कुख्यात बदमाश पे भी संदेह जताया था, कितने संदेहियों को हिरासत में फिलहाल में लिया गया है पूछताछ के लिए? अभी करीब 7-8 लोगों को उठा लिया गया है और कुछ लोगों को और बताया है। जो एक मेन को बताया था उसको आज मॉर्निंग में उठा लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल यहाँ पे जो जांच है वो जारी है। कुछ संदेहियों को जो है हिरासत में लिया गया है, लेकिन वाकई हैरत कर देने वाला ये पूरा मामला है। परिजन जो है वो बेहद चिंतित हैं कि आखिर उनकी मासूम बच्ची कहाँ गई है। पुलिस भी तफ्तीश में जुटी हुई है, साइबर पुलिस की भी यहाँ पर मदद ली जा रही है। ग्वालियर का जीवाजी विश्वविद्यालय इन दिनों विरोध प्रदर्शन और विवादों के चलते सुर्खियों में बना हुआ है। आज तड़के अराजक तत्वों ने कुलपति संगीता शुक्ला के बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर कालिख पोत दी, तो वहीं अपने महासचिव की गिरफ्तारी के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीवाजी विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता शुक्ला के बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर आज तड़के अराजक तत्वों ने कालिख पोत दी। कालिख पोतने वाले मुंह पर नकाब बांधकर आया था। उसने बकायदा कालिख पोतने का वीडियो बनाया, फिर उसे वायरल भी कर दिया। हालांकि पूछताछ के दौरान एनएसयूआई ने कालिख पोतने वाले कृत्य से इनकार कर दिया है। तो वहीं पुलिस के पास फिलहाल कालिख पोतने वाले मामले की शिकायत नहीं पहुंची है। उधर एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव सचिन द्विवेदी की गिरफ्तारी और विश्वविद्यालय में व्याप्त गड़बड़ियों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आज कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।
धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय में कई गड़बड़ियां और घोटाले हो रहे हैं। इनके खिलाफ एनएसयूआई लगातार आवाज़ उठा रही है। यही वजह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन गड़बड़ियों और खामियों को दूर करने की बजाय एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को ही पुलिस के दम पर जेल भिजवाना शुरू कर दिया है, जिसके खिलाफ अब वो चुप नहीं रहेंगे। एनएसयूआई का कहना है कि जब तक उनके महासचिव की रिहाई नहीं होती, विश्वविद्यालय में व्याप्त गड़बड़ियों और घोटालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। एनएसयूआई के इस आंदोलन से जहां छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो वहीं विश्वविद्यालय की साख भी लगातार गिर रही है। पिछले 10 माह से लगातार फरार चल रहे भाजपा नेता संजय यादव को राजपुर में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान भी संजय यादव के पास से हथियार जब्त किए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में संजय यादव के सेंधवा स्थित घर पर दबिश दी गई थी, जिस दौरान वहां से भारी मात्रा में हथगोले, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। तभी से लगातार संजय यादव फरार चल रहे थे, जिसको लेकर बड़वानी पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग स्थानों पर लगातार दबिश देकर संजय यादव के गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। गौरतलब है कि संजय यादव पूर्व में नगर पालिका सेंधवा से कांग्रेस पार्टी की ओर से पार्षद भी रह चुके हैं, लेकिन बाद में संजय यादव ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। संजय यादव पर अब तक कुल 47 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसको लेकर जिला दंडाधिकारी बड़वानी के द्वारा वारंट भी जारी किया गया था, जिसे पुलिस के द्वारा तामील करा दिया गया है। नरसिंहपुर के करेली में देखा सीएए का अनोखा सपोर्ट, दूल्हे ने कार्ड पे छपवाया आई सपोर्ट सीएए। इस समय हम दूल्हा प्रभात के साथ हैं। प्रभात हमें बताएंगे कि ये मुहिम आखिर उन्होंने कहां से, उनके मन में ये बात आई, कहां से उन्होंने प्रेरणा ली और कैसे इस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया, क्या कहेंगे प्रभात? नागरिकता संशोधन बिल सीएए इसके बारे में जो देश में भ्रामक प्रचार चल रहा है, लोगों को गुमराह करके प्रचार किया जा रहा है और गलत जानकारियों के कारण ये हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। उसी के कोई विज्ञापन नहीं, उद्देश्य सिर्फ ये है कि लोगों को जागरूकता फैलानी है। इसको समझें क्या है सीएए, इसको पढ़ें एक बार, उसके बाद फिर निर्णय लें क्या सही है क्या गलत है। कितने लोगों तक ये कार्ड पहुँचे हैं? कम से कम 700 से 800 लोगों तक पहुँचे हैं कार्ड। और परिवार वालों का कैसा सपोर्ट है इस सारे मामले में? सब बिल्कुल, सबसे समर्थन है, सबका सपोर्ट ही कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई गलत चीज़ नहीं है, गलत चीज़ होती तो मना करते कि नहीं करना आपके लिए, मगर सपोर्ट ही कर रहे हैं। और कुछ दोस्त हमारे साथ हैं प्रभात के, वो भी बताएंगे कि किस तरह से उनको इस ये जो प्रभात का ये कदम है उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे? जो भय का माहौल अभी बनाया जा रहा है सीएए को लेके, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों से इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि सीएए का खुल के सपोर्ट करें। इसी को किसी भी समुदाय को कोई भी खतरा नहीं है। देश में भले ही सीएए के लेकर कई तरह के विरोध आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ये साफ समझ सकते हैं कि युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी सीएए का सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार का ये कदम है वह निस्सार्थक लग रहा है। फिलहाल 15 शहर 15 रिपोर्टर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पहले 15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत करूं एक बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर सड़क हादसे में मशहूर अदाकारा शबाना आजमी घायल बताई जा रही हैं। कलम्बोली अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। पुणे जा रही थी शबाना आजमी, तो एक सड़क हादसे में शबाना आजमी घायल हो गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई से यह खबर आ रही है, जहां पर गुजरे जमाने की अभिनेत्री शबाना आजमी घायल बताई जा रही हैं। जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आजमी घायल बताई जा रही हैं। कलम्बोली अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। पुणे जा रही थी और तभी ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कार में वो सवार थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित राय जुड़े हैं। अमित, क्या ताजा अपडेट इस हादसे को लेकर? क्या जावेद अख्तर साहब भी साथ में थे? शासन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल पुलिस का साफ तौर पर यह कहना था कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस के वे के बाद खालापुर के पास जो है शबाना आजमी का एक्सीडेंट हुआ है और उनकी गाड़ी जो है आगे खड़ी एक ट्रक थी, उस ट्रक से जाके जो है टकरा के, आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरह से कार के आगे के परखच्चे जो है वो पूरी तरीके से जो है उड़ गए हैं। एक तरह से बहुत ही घातक एक्सीडेंट ये बताया जा रहा है। उन्हें तुरंत वहाँ के आसपास के लोगों ने और तुरंत जो है एमजीएम अस्पताल वहाँ बगल में पड़ता है, वहाँ जाकर उन्हें एडमिट कराया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि गाड़ी में जो है
जावेद अख्तर भी जो है वो बैठे हुए थे और ये मुंबई से पुणे की दिशा में जो है जा रही थी और कलम्बोली के पास जो है ये एक्सीडेंट हुआ है, खालापुर के पास। अभी स्थिति कैसी है वो अभी कोई भी बता नहीं पा रहा है, लेकिन सर पे जो है गहरी चोटें आई हैं, ऐसी खबर जो है वो आ रही है। और ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, दरअसल मुंबई से पुणे की ओर जाते समय जो है एक्सप्रेसवे पे खड़ी ट्रक पर पीछे से सवार आदमी की कार टकराने से घटना घटी है और घटना घटने के तुरंत बाद जो पुलिस और जो लोकल लोग थे उन्होंने जो है उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया है। बिल्कुल, जावेद अख्तर भी साथ में थे आप बता रहे हैं अमित, तो क्या उन्हें भी चोटें आई हैं? देखिए, सूत्र जो ये बता रहे हैं कि उनको भी चोटें आई हैं और वो भी गाड़ी में मौजूद थे। हालांकि जो हमें विजुअल जो फोटोग्राफ हमें मिले हैं उनमें शबाना आदमी जो नजर आ रही है, कैसे थे कैसे लोग उन्हें गाड़ी से निकाल रहे हैं, कैसे वो नीचे जमीन पे लेटी हुई है, उनकी हालत जो है काफी जो है वो खराब देखी जा रही है। सर पे चोटें हैं, आंख के नीचे आप देख सकते हैं घाव हो चुके हैं, खून जो है वो बह रहा है। तो एक्सीडेंट जो है बहुत बड़ा ये बताया जा रहा है। उन्हें नजदीकी जो एमजीएम अस्पताल है उन्हें वहां पर एडमिट कराया गया और जावेद अख्तर को भी एडमिट कराया गया है, ऐसी सूचना है। किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ अमित? देखिए, अभी जो प्राथमिक तौर पे जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि आगे एक ट्रक जो है खड़ी थी और पीछे से इनकी गाड़ी आ रही थी और खड़ी ट्रक में जाके गाड़ी टकरा गई थी। जो प्राथमिक तौर पे जो खबरें आ रही है उससे यही समझ में आ रहा है कि शायद ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया होगा और ड्राइवर की लापरवाही से ये होगा, क्योंकि सामने जो गाड़ी ट्रक थी वो ट्रक को पीछे से जो है इस गाड़ी ने ले जाके जो है ठोका है। शबाना जी गाड़ी जो है पीछे जाके ठोकी हुई है। तो शायद ये समझा जा सकता है कि ड्राइवर की लापरवाही होगी या ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया होगा। हालांकि बाद में जो है जांच में पता चल पाएगा आखिर क्या हुआ, लेकिन प्राथमिक तौर पे जो है इतनी जानकारी सामने आ रही है। दोनों को एमजीएम अस्पताल में एडमिट कराया गया है और दोनों के सर पे बताई जा रही काफी चोटें हैं, चेहरे पे जो है काफी चोटें बताई जा रही हैं। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जावेद अख्तर, शबाना आजमी दोनों घायल हैं और दोनों को कलम्बोली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमित बता रहे हैं कि सिर में चोटें आई हैं और यह हादसा दरअसल एक ट्रक से टकराने के बाद हुआ। जो शबाना आजमी का ड्राइवर था, जो कार चला रहा था, उसने अपना संतुलन खो दिया और कार सीधे ट्रक से जा टकराई, जिसके बाद ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्योंकि कार के आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। चलिए 15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं। मंडला जिले के जिला अस्पताल में महिला नसबंदी शिविर के दौरान घोर लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की ओर से बरती गई है। दरअसल बीती रात मंडला जिले के जिला अस्पताल में महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 147 महिलाओं ने आवेदन किए थे। इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से करीब 123 महिलाओं की नसबंदी की गई। इस बीच जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए या जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए शिविर में, इस प्रकार की कोई भी व्यवस्थाएं नजर नहीं आई। दरअसल जैसे ही महिला नसबंदी शिविर में महिलाओं की नसबंदी की गई और ऑपरेशन थिएटर से उन्हें बाहर निकाला गया, उसी बीच महिलाओं को अस्पताल के बरामदे पर लेटा दिया गया, वो भी एक बेड में करीब दो 3 महिलाओं को एक साथ, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बना रहा। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से घोर लापरवाही बरती गई। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने शिविर संचालक से बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि मंडला जिला अस्पताल में सर्जन नहीं है, जिसकी वजह से सर्जन को बाहर से बुलाना पड़ता है। इसमें करीब जितने भी मरीज आते हैं उनका नसबंदी कर दी जाती है। एक साल के कामकाजों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार अब फिर से एक नया बजट लेके आने की तैयारी कर रही है। सरकार के मुखिया बतौर वित्त मंत्री भूपेश बघेल सभी मंत्रियों से चर्चा करके उनके विभाग की योजनाएं और ऐसे योजनाएं जो जनता से सरकार को जोड़े, इस पे विचार मंथन करने के लिए लगातार 7 दिनों तक अलग अलग मंत्रियों से अलग अलग विभागों पे चर्चा करके उनकी न केवल राय मांगेंगे, बल्कि अब तक के हुए कार्यों की समीक्षा के आधार पे भी नए बजट में प्रावधान किया जाएगा। बहरहाल भूपेश सरकार का ये बजट लोक लुभावन होगा या फिर विकास परख, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। मगर इतना तो तय है कि बजट से पहले मंत्रियों से एक दिन की बैठक बताने के लिए काफी है कि बजट को लेकर सरकार कितनी गंभीर नजर आ रही है। बस्तर के नक्सल प्रभावित संवेदनशील इलाकों में लगातार ड्रोन जोड़ रहे हैं, उसे लेकर सुरक्षा जिनसे काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और उसके बाद कुछ नए नियम जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। आज भी सुकमा इलाके के किस्टर में ड्रोन जिस तरह से दिखा है, उसके बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट पर हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में गणतंत्र दिवस का समारोह है। ऐसे में माना जा सकता है कि नक्सली फिर से किसी तरह का कोई एक्शन ले सकते हैं और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियाँ जो है वो खासी निगाह रख रही हैं।
अब कुछ नियम भी तय किए जा रहे हैं। डायरेक्टर जनरल एविएशन के द्वारा कुछ नियम बनाए जा रहे हैं कि जिनके पास निजी तौर पर ड्रोन है उनके लिए कुछ नियम कैटेगरी के तहत बनाए जा रहे हैं। उसमें कि रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन तैयार किए गए हैं। रेड जोन जिसमें कि ड्रोन बिल्कुल भी नहीं उड़ाए जा सकते, वहाँ पर किसी तरह की अनुमति नहीं होगी। खासतौर पर जो सेफ जोन कहलाते हैं, सुरक्षित एरिया कहलाते हैं, चाहे फिर वो एयरपोर्ट का इलाका हो, आईजी ऑफिस हो, कलेक्टर ऑफिस हो या सीएम हाउस हो, ऐसे तमाम जो इलाके हैं जो संवेदनशील कहलाते हैं सुरक्षा के लिहाज से, वहाँ पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं अगर येलो जोन की बात करें तो जहाँ पर परमिशन होगी, येलो जोन खासतौर पर अगर किसी तरह का कोई समारोह आयोजित किया जाता है या कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर कि किसी तरह का सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है, उन इलाकों में येलो जोन के अंतर्गत ड्रोन को उड़ाया जा सकता है। और अगर ग्रीन जोन की बात करें तो आजकल शादी ब्याह के समारोह में जो है ड्रोन का उपयोग किया जाता है एक फैशन के तौर पर। उन जगहों पर परमिशन तो लेनी होगी, लेकिन उसके लिए एक ऐप तैयार किया जा रहा है DCGA के द्वारा और उस ऐप के जरिए एक रजिस्ट्रेशन होगा। जिनके पास भी ड्रोन है अब वो रजिस्ट्रेशन के बिना जो है ड्रोन को नहीं उड़ा पाएंगे। इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि लगातार बस्तर के जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर माओवादी किसी घटना को अंजाम देने के लिए या कैंपों की रैकी करने के लिए लगातार ड्रोन उड़ा रहे हैं और उसके जरिए रैकी भी कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां तर्क दे रही हैं कि माओवादी अपनी ताकत ग्रामीणों को दिखाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि किसी तरह का ड्रोन उड़ाने से कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है सुरक्षा एजेंसियां कदम उठा रही हैं कि ड्रोन उड़ाए जाने के लिए कुछ नियम बनाए जाएं ताकि किसी तरह का कोई खतरा बस्तर में ना हो सके। 15 शहर 15 रिपोर्टर में इतना ही। नमस्कार।